प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में कोटी दीपोत्सवम में हुए शामिल। कहा, हर दिया आस्था और समृद्धि का प्रतीक। ये दीपक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का दिखाता है रास्ता। सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकलने के लिए हर संभव प्रयास जारी। तेलंगाना के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी की महबूबाबाद और करीमनगर में जनसभा। कांग्रेस बीआरएस पर किया वार। दोनों दलों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का लगाया आरोप। हैदराबाद में भव्य रोड शो, उमड़ा जनसैलाब। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार अभियान। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं ने किया प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसीआर और ओवैसी भी मैदान में। चुनाव आयोग ने रायतू बंधु योजना चालू रखने की इजाजत ली वापस। सिलकियारा सुरंग में अब तक 36 मीटर वर्टिकल हुई ड्रिलिंग। एनडीएमए ने कहा, हल्की बारिश का बचाव अभियान पर नहीं पड़ेगा कोई असर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की बचाव कार्यों की समीक्षा। दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न। 14 दिनों में 10 लाख से अधिक लोगों ने किया अवलोकन। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के तहत भारतीय युवा स्टार्टअप्स ने दिखाया दम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में कोटी दीपोत्सवम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर दिया आस्था और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये दीप हमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की राह दिखाते हैं। ये दीप हमें विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाते हैं। किसी पर्व पर जब हम कुछ भी स्वदेशी खरीदते हैं तो हम न जाने कितने परिवारों के घर में समृद्धि का दीप जलाने का काम करते हैं। जब हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आगे आते हैं तो हम धरती मां को केमिकल से मुक्त करने का दीप जलाते हैं। जब हम स्वच्छता के लिए एकजुट होते हैं, जब हम जल संरक्षण पर, नदियों और झीलों को साफ करने पर ध्यान देते हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरा को बेहतर बनाने का दीप जलाते हैं। उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के बचाव काम पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने फंसे श्रमिकों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का
हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर चलने की प्रेरणा के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बनकर तैयार होने जा रहा है। आज जब हम आने वाली सदियों का भविष्य लिखने जा रहे हैं, तब हमें भारत के आत्मविश्वास को फिर नई बुलंदी लेनी है। इसलिए हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी इस प्रेरणा के साथ काम कर रही है। आज देश अपने पावन धामों, अपने संतों, ऋषियों, तपस्वियों को सम्मान दे रहा है। केदार धाम हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल हो, हर धाम के विकास पर बल दिया जा रहा है। और अब तो बस कुछ ही दिनों का इंतजार बाकी है। अयोध्या नगरी में भगवान राम का भव्य मंदिर बस पूरा ही होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के अमीरपेट गुरुद्वारे में मत्था टेका। आज सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देव दीपावली मनाई जा रही है। भगवान शिव की काशी में लाखों दिए जल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर काशी में दियों की बिखरी छटा की तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ की पावन धरा काशी में लाखों दिए अपना दिव्य प्रकाश बिखेर रहे हैं। देव दीपावली पर यहाँ के घाटों का ये दृश्य अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय है। कई देशों के राजदूत भी इसके साक्षी बने। मैं इस पुण्य अवसर पर अपने सभी परिवारजनों के कल्याण की कामना करता हूं। जय बाबा विश्वनाथ। और आइए अब बात करते हैं चुनावी राज्यों की। तेलंगाना में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच चुका है। सभी दलों के स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीमनगर और महबूबाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद हैदराबाद में भव्य रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीमनगर और महबूबाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद हैदराबाद में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। करीमनगर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने केसीआर के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के परिवारवाद का मुद्दा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को याद किया और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। इस मिट्टी ने देश को पीवी नरसिम्हा राव जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया। यही नहीं, राव साहब के निधन के बाद भी सरेआम
कांग्रेस के शाही परिवार ने नरसिम्हा राव जी का अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं दिया। ये परिवारवादी सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों की सोचते हैं, आपके बच्चों की उनको चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री ने केसीआर पर निशाना साधते हुए उन्हें अंधविश्वासी और फार्म हाउस मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर भ्रष्टाचार और लूट से मुक्ति पानी है तो भाजपा सरकार का गठन करना ही होगा। क्या आप लोगों ने तेलंगाना इसलिए बनाया था कि केसीआर अपने नाते रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे सके? केसीआर ने बोला था, क्या क्या बातें की थी? केसीआर ने बोला था आपको देंगे निल्लो, निधुलो, नियमाकालो, पर आपको दिया क्या? उसने क्या दिया? कन्नीलो, मोसालो, निरुद्योगुलो। तेलंगाना के महबूबाबाद की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और प्रदेश की केसीआर सरकार पर तेलंगाना को बर्बाद करने के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में पहली बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है। तेलंगाना का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, ये आपने पक्का कर लिया है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की जनता से मडिगा समुदाय को अधिकार दिलाने, तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग का पहला मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही विकसित और समृद्ध तेलंगाना के निर्माण के लिए भाजपा को वोट देने की अपील भी की। अश्विनी मिश्र, धीरज कुमार, राजेश राज और उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तेलंगाना में कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के दिग्गज नेताओं ने भी प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने प्रदेश में कई चुनावी जनसभाएं और रोड शो किए, तो कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचार की कमान संभाली। वहीं बीआरएस के लिए मुख्यमंत्री केसीआर के अलावा पार्टी नेता केटीआर और के कविता ने प्रचार में ताकत झोंकी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कामारेड्डी और निजामाबाद की जनसभाओं में भ्रष्टाचार को लेकर तेलंगाना की केसीआर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराकर दोषियों को जेल भेजने की बात कही। तो वहीं जगतियाल में रोड शो के दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पेद्दापल्ली और मंचेरियल में भव्य रोड शो किया। उन्होंने करीमनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने का काम किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाएगा। बीआरएस और कांग्रेस ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं, दोनों ही करप्शन करने वाले लोग हैं। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है और मोदी जी के नेतृत्व में ही ये तेलंगाना भारत का नंबर 1 स्टेट बन सकता है। नंबर 1 हम सत्ता में आए तो हैदराबाद का नाम बदल देंगे। हम हैदराबाद का नाम भी भाग्यनगर के नाम पर हमारा सत्ता में आने का तो हम बदलाव करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने भी जमकर प्रचार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडक जिले के नरसापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया।
तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भोंगीर, गुडवाल और कोडंगल में चुनावी सभाएं की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी पार्टी के प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे। केसीआर कांग्रेस के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा था, यानी केसीआर कांग्रेस पर झूठा। भाई, रैत बंधु से हमको मिलने वाला कांग्रेस ने रोका। अरे इलेक्शन कमीशन ने रोका तो तुम हमको कहते हो कांग्रेस ने रोका। तेलंगाना की जनता बिकेगी नहीं। तेलंगाना की जनता अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ेगी। People have given BRS 10 years to govern. They should have fulfilled their own promises. Small states were created to create more jobs, to create more satisfied young people. Unfortunately, in Telangana, those dreams have not been fulfilled. सत्तारूढ़ बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी प्रदेश में कई जनसभाएं की, तो वहीं बीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कांग्रेस 20 साल यहाँ पे हुकूमत करी, 55 साल हुकूमत करी, 11 बार आपने उनको मौका दिया। क्या पीने का पानी तक दे पाई आपको कांग्रेस? क्या दिया उन्होंने? दिया है तो सिर्फ दंगे दिए हमें, दिया है तो लगातार धोखा दिया कांग्रेस ने हमें। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए मंगलवार शाम प्रचार थम जाएगा। 30 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सामने आ रही हर बाधा को दूर करने की कोशिश की जा रही है। केवल उत्तराखंड सरकार की पूरी मशीनरी ही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, केंद्रीय गृह सचिव समेत तमाम आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार सुबह केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिलक्यारा सुरंग में गए और ताजा हालात का जायजा लिया, तो वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू ने भी सिलक्यारा टनल में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इधर नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि मजदूरों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच हल्की बारिश की भी संभावना है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार में सचिव नीरज खैरवार ने कहा कि मजदूरों के मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा अभी भी फोकस किया जा रहा है। इक्विपमेंट जो भी जरूरत है उसके मुताबिक, हुक्म के मुताबिक लाया जा रहा है। एक मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक अभी एक येलो अलर्ट है आईएमडी से, जिसके मतलब एक लाइट रेन, थोड़ी धीमी बारिश वहां पर हो सकती है अगले 24 से 48 घंटे में, बट इसका कोई अंदेशा ऐसा नहीं है कि इससे काम पर किसी तरह की बाधा पड़ेगी। हमारा कल काम था वो उगर मशीन निकालने वाला, वो प्रॉपर पूरा हो चुका है और आगे का काम अभी जो पाइप वेल्ड करने का भी है, वो भी 3 मीटर का एक पाइप ऑलरेडी वेल्ड कर लिया गया है। जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सबसे अटमोस्ट एस्पेक्ट है। जो अंदर लोग हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए। जो किसी भी प्रकार से उनकी जो हेल्थ है उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहे। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे साइकेट्रिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनका काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत की जानकारी के लिए रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया। यहाँ पे जितने भी 41 लोग फंसे हुए हैं उनकी मेंटल वेलबींग के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये होम ग्रोन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है। हालांकि मेरा बहुत ही छोटा सा एक रोल है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब अंदर कोई इतने दिनों तक फंसा रहता है तो उसकी मानसिक जो हालत होती है वो बहुत ही असंतुलित हो जाती है। तो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि उनको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करेंगे, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। फंसे श्रमवीरों को बचाने के लिए जहां सुरंग के अंदर बचाव कार्य जोरों पर है, तो वहीं सुरंग के मुख्य द्वार पर प्रार्थना और हवन भी किए जा रहे हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि फंसे हुए श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ब्यूरो इनपुट के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की।
विकसित भारत संकल्प यात्रा को जारी रखते हुए सूचना, शिक्षा एवं संचार यानी IEC वैन देश भर के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रही है, ताकि लोगों के बीच केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में वास्तविक जानकारी का प्रचार प्रसार किया जा सके और पूरे राज्य के पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत किया जा सके। नैनीताल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। नैनीताल जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा ब्लॉक कार्यालय हल्द्वानी से प्रारंभ हुई। जिले में 11 मोबाइल वैन के रूटों का निर्धारण किया गया है। कार्यक्रम के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने भी योजनाओं के बारे में खुद बताया। पहले मैं छोटी में रहती थी, बजनी हालत में रहती हूँ। मुझे मकान मिला, आवास मिला मोदी जी से। तो आपका जीवन कैसे चल रहा है? अब हमारा सही चल रहा है। पहले तो बहुत बेकार। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए ताकि लोगों को सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कार्यक्रम स्थल पर आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए और जनता उसका लाभ ले सके, इसके लिए ये यात्रा चल रही है। जितने भी प्रकार की जो योजनाएं आज जनता से संबंधित हैं, सारी योजनाएं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से चल रही हैं और ये इसमें सभी अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी इस यात्रा में रहने वाले हैं। स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर ब्लॉक के रामेश्वरपुर ग्राम में IEC वैन पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। इसके जरिए देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर ब्लॉक के रामेश्वरम ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, बैंक, विद्युत, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण आदि विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता को दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को अधिकारियों के द्वारा विभागवार योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा स्टॉल के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है। विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। विकसित संकल्प यात्रा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि प्रत्येक गांव तक भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थी को मिले। इसके तहत जो राज्य सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने स्टॉल लगाएंगे और अपने अपने विभागों की जो भी जानकारियां हैं सारे स्टाफ वहां पर देगा। सभी जो लाभार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य का चेकअप भी किया जा रहा है, BP है, ये सभी बीमारियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है और कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं ने बताया कि सरकार की योजनाओं की वजह से उनके जीवन में उजाला आया है। इन लोगों ने PM मोदी को धन्यवाद दिया। हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी महिलाओं की सही नहीं थी और जिससे मतलब समूह से जुड़ने से काफ़ी महिलाओं को मदद मिली है इससे, जिसमें RF आया है 20,000 रुपये का ब्लॉक की तरफ से। वो महिलाओं ने, कुछ लोगों ने लिया और अपना दिया है। फिर उसके बाद CCL हुआ हमारा 2 बार, 1 लाख से 2 लाख तक का। उससे भी काफ़ी महिलाओं को सुविधा मिली है। जो महिलाएं जो घर में थी कर सकती थी लेकिन पैसों की वजह से नहीं कर पाती थी। इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार का प्रयास आम लोगों को स्वच्छता सुविधा, वित्तीय सेवा, बिजली कनेक्शन, आवास से लेकर दूसरी जरूरी सेवाएं प्रदान कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। और उत्तराखंड के हरिद्वार में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। रानीपुर के विधायक आदेश चौहान, हरिद्वार के भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, रुड़की के भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्व्याल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने सोमवार को विकास भवन रोशनाबाद से IEC वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत, नगर निकाय, स्थानीय निकाय तक पहुंचेगी और योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के साथ ही इन योजनाओं का लाभ आम जन को उपलब्ध कराया जाएगा।
और वहीं देश के अन्य हिस्सों के साथ असम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। कोकराझार जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा बोडो पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन की भी आयोजन किया गया। इसके अलावा भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया। इसके बाद मेरी कहानी मेरी जुबानी का आयोजन किया गया, जहां सफल लाभार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया। कीटनाशक और उर्वरक के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। जम्मू और कश्मीर राइफल्स के जबलपुर स्थित मुख्यालय में रीयूनियन मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू कश्मीर राइफल्स सेंटर कमांडर ब्रिगेडियर राजेश शर्मा सहित देश भर से आए जैक रेजिमेंट के अधिकारी, जवान, उनके परिजन और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा और भाई विशाल बत्रा सहित शहीदों के परिजन और सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के आधुनिकीकरण के बारे में बात की। ये जो हमारा 31वां बायनवल जो हमारा हुआ और जिसको हम 14वां रीयूनियन भी बोलते हैं, ये हमारा इरादा ये था कि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स जो यूनिट्स हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, उनको यहाँ पर लाना और किस प्रकार से हम ऑपरेशनल अचीवमेंट अचीव कर रहे हैं या ट्रेनिंग कैसे हम दर्जा बढ़ा रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं और अग्निवीर के बारे में हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसी के बारे में सोच विचार था। हमने अगले 2 वर्षों के लिए इसमें अपनी नीति बनाई है और इस नीति को हम आगे इस पर अमल करेंगे। और अब बात भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण यानी इफ्फी 2023 की। आज इफ्फी में दुनिया भर के रुपहले पर्दे के बड़े नामों में शुमार अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कैथरीन ज़ेटा-जोन्स की धूम रही। देखिए हमारी संवाददाता जया सिन्हा की गोवा से ये विशेष रिपोर्ट। दुनिया भर के रुपहले पर्दे के बड़े नामों में शुमार अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण में हिस्सा लेने पहुंचे। साथ में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कैथरीना ज़ेटा-जोन्स भी इफ्फी के मंच पर नजर आईं। इफ्फी के 54वें संस्करण में माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्यजीत रे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। When I realized that he was not only the director, but he was a writer, that he was a film editor, that he was a musician, that he authored books. He was quite an extraordinary man. And then also the sense of dealing with people. He would not think of being heroic or large scale, but showing a reality and a texture that we had known about. All left me with an impression. माइकल डगलस ने ऑस्कर से लेकर एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, पाम डियोर, कैन जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इस फहरिस्त में एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार जुड़ गया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सिनेमा आज वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रहा है। Let me just thank the IFFI so much. Thank you so much for all the good work that you've been doing on this festival. Congratulations! It's a great job, and thank you all so much for being here. इस मौके पर विख्यात अभिनेत्री कैथरीन ज़ेटा-जोन्स भी मौजूद थीं। फिल्म ओम शांति ओम और लंच बॉक्स का जिक्र करते हुए उन्होंने भारतीय फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। When my kids were very small, my son will tell you that we showed him Om Shanti Om, which was one of my favorite movies. And Dylan had to, when his kids' friends came over, he was like, "Do you want to see a movie from India? It's my mom's favorite movie, and we love it." And I would love to be part of something in the industry. In fact, one of my favorite movies, which is not Bollywood, is called The Lunchbox, which is one of my favorite movies of all time. माइकल डगलस 28 नवंबर को मास्टर क्लास लेंगे, जहां वे सिने प्रेमियों के साथ अपने अनुभव भी बांटेंगे। मंगलवार को इफ्फी के 54वें संस्करण का समापन हो रहा है। बेहद आत्मीयता के साथ, खुले दिल के साथ माइकल डगलस ने सत्यजीत रे को याद किया
और भारतीय फिल्मों में काम करने की इच्छा भी जाहिर की। यही तो आकर्षण है, प्रभाव है भारतीय सिनेमा का कि आज विश्व के श्रेष्ठ कलाकार भी यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। और दिल्ली में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सोमवार को संपन्न हो गया। मेले के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंडालों को पुरस्कृत किया गया। और क्या खास रहा मेले में, बता रहे हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आखिरी दिन यानी सोमवार को फव्वारों की संगीतमय शाम के साथ समापन हुआ। जी हां, ITPO द्वारा आयोजित इस समापन समारोह में थीम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पंडाल सजाने के लिए मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। राज्यों में ओडिशा को तो संघ शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। स्वच्छ पंडाल के लिए पंजाब और सशक्त भारत के लिए वस्त्र मंत्रालय को स्वर्ण पदक मिला। PSU में PNB को जहां स्वर्ण पदक से नवाजा गया तो वहीं विदेशों के पंडाल में UAE को स्वर्ण पदक मिला। मंत्रालय और विभागों में आयुष मंत्रालय को स्वर्ण, CBDT और इनकम टैक्स को रजत, रेल मंत्रालय को कांस्य और इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। सबसे लोकप्रिय पंडाल के लिए इनकम टैक्स को स्वर्ण पदक, खान मंत्रालय को रजत और ऊर्जा मंत्रालय को कांस्य पदक प्रदान किया गया। इस 14 दिनों के मेले में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया। 42वां हमारा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर जो रहा है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व सफल तौर पे सफल रहा है। नए कीर्तिमान हासिल किए हमने, कई नई चीज़ें हमने लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की और कई पुराने रिकॉर्ड भी हमने जोड़े। मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में भीड़ उमड़ी और लोग काफी उत्साहित नजर आए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, देखते ही मन खुश हो गया हमारा। नई चीजें हैं यहाँ पर, हर साल यहाँ हम आते हैं। बहुत अच्छा लगा, भीड़ बहुत है, अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हैं, सब चीज़ अच्छी मिल रही है। मेले में उमड़ी भीड़ से व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित नजर आया। बढ़िया रहा है क्योंकि इनका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बना है, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आए हैं और जो भीड़ आई है तादाद के अंदर, उसकी आप पूछिए मत। हमने देखा कि लोग ना सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, इनको खरीद भी रहे हैं। तो बम्पर सेल रही है, लगातार काउंटर चलते रहे। बहुत सारे नए कस्टमर मिले, बहुत सारे पुराने कस्टमर थे। और जैसे जनरल देखा जाए तो ये मेला हर एक वर्ग को बढ़ाने के लिए है। गौरतलब है कि ये भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चला। इस बार ये मेला 1,10,000 वर्ग मीटर में आयोजित किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा मेला रहा। मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई थी। मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। धर्म और आस्था के लिहाज से सोमवार का दिन बेहद विशेष है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के मौके पर देश भर के श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया तो भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी देव दीपावली के अवसर पर दीपों से जगमग है। वहीं इस पवित्र दिन पर ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और दुनिया भर में सिख समुदाय इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में पूरे उत्साह और आस्था के साथ मना रहा है। सनातन धर्म में हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा का महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से बड़े बड़े यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं ने वाराणसी और हरिद्वार समेत देश भर की पवित्र नदियों में स्नान किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी सरयू नदी में स्नान किया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी में देव दीपावली भी मनाई जा रही है। आज के दिन न सिर्फ गंगा नदी के घाटों को बल्कि पूरे शहर को सजाया जाता है। गंगा के घाट मिट्टी के दिए से जगमग कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी को प्रलय से बचाया था। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध भी किया था। इसी खुशी में देवताओं ने इस दिन दीपावली मनाई थी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 70 से अधिक देशों के राजदूत और राजनयिक वाराणसी पहुंचे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख समुदाय आज के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाता है। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे को फूलों से सजाया जाता है।
गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और लंगर लगाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह साहब को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।